and welcome my dear students to Supergrad CUET plus boards। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत पास आ चुके हैं। साल भर हम इस जंग की तैयारी करते हैं, साल भर हम मेहनत करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं और क्या क्या क्या, बस इस दिन के लिए कि जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आए हम उसमें बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें, है कि नहीं। और अब ये हमारी जो फाइनल रेस होती है ना, बहुत लंबी दौड़ होती है साल भर की। अब इस रेस का लास्ट लीप चल रहा है। हम ऑलरेडी फरवरी के मंथ में एंटर कर चुके हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और वो चलने वाले हैं मार्च के एंड होने तक। तो आज के टाइम पे क्या करना जरूरी है, ये साल भर की जो हमारी मेहनत है ये फल लाए, ये आखिर में जाके हमसे कोई गलती ना हो, ये करने के लिए क्या करना जरूरी है, चलिए मैं आपको बताने वाली हूं। आज मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बताऊंगी। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो चीज करनी जरूरी है वो ये है कि हमें करना है प्रैक्टिस। जो हमने साल भर पढ़ाई कर ली है उसको एग्जाम से पहले अटेम्प्ट करके देखना है। एग्जाम से पहले एक बार एग्जाम के जैसे ही माहौल में प्रैक्टिस करके देखना है। कोई भी डांस परफॉर्मेंस होती है, स्टेज पर कोई बड़ा परफॉर्मर परफॉर्म करने वाला होता है, क्या करता है वो पहले स्टेज पे रिहर्सल्स करता है। अगर उसको एक हफ्ते बाद परफॉर्मेंस देनी है वो आज रिहर्सल करेगा, स्टेज पर जाकर रिहर्सल करेगा। तो एग्जाम में बेटा यही चीज करनी होती है। अगर हमारा एग्जाम मार्च में है, ओके, तो हम आज की तारीख में क्या कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हमें एक सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, एक सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा, बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशंस में। 3 घंटे के लिए अपने रूम में अपने टेबल चेयर को लेकर बैठ जाओ, पेरेंट्स से बोल दो कि डिस्टर्ब ना करें, खाना खा के बैठो, ब्रेकफास्ट करके बैठो, पानी की बोतल साथ में रखो, पेन पेपर कॉपी रूलर स्केल जो भी चीजें लग रही है, ग्राफ पेपर चाहिए, जो लग रहा है लेकर साथ में बैठो, एग्जाम पेपर प्रैक्टिस करो। और एग्जाम पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक सैंपल पेपर, मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कर लिया तो एग्जाम की 50% तैयारी पूरी मान के चलो। 50% इसलिए क्योंकि ये मेरे तरफ से 50% होगा। जब आप लोग अपने तरफ से तैयारी करेंगे तब जाके ये बनेगा 100% और फिर आपका आएगा 100% स्कोर एग्जाम में। आ रही है बात समझ में। चलिए हम सुपर ग्रेड्स की तरफ से आपके लिए एक पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर्स को आपके एक्सपर्ट टीचर्स ने, एक्सपर्ट फैकल्टीज ने प्रिपेयर करा है ताकि आप स्कोर कर सके 100% अपने बोर्ड एग्जाम्स में। मैं पल्लवी मैम आज लेकर आई हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर 1। चलिए बिना बातें करे अब काम पर लगते हैं और पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हमें सबसे पहले देखना हो कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें फॉलो करने होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इकोनॉमिक्स के पेपर में सीबीएसई हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, ध्यान से इन्हें पढ़ लो, ठीक है। ये रट जाने से ये दिमाग में, इनको बिल्कुल भूलने की गलती नहीं करनी है। आपका जो पेपर है 2 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए पूरा क्वेश्चन नंबर 1 to 17 होगा। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 17 दिस विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। सेक्शन बी में आपके पास होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेक्शन बी में क्या होने वाला है आपके पास में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो होंगे क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 40 मार्क्स का होगा। एक बात क्लियर हो गई है। बुक 1 और बुक 2 जो हम पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों का वेटेज इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, दोनों की तैयारी बराबर। आई बात समझ में। अब पेपर का थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, ओके। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क ईच। 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 4, ठीक है। जो भी है हाफ हाफ डिवाइड कर लो, जैसे 20 क्वेश्चंस है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस, सेक्शन ए में 10, सेक्शन बी में 10, ठीक है। 4 शॉर्ट आंसर्स एंड 3 मार्कर,
सेक्शन ए में 2, सेक्शन बी में 2, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 4 मार्कर्स, सो 3 सेक्शन ए में, 3 सेक्शन बी में, देन 4 लॉन्ग आंसर्स हैं, 2 सेक्शन ए में, 2 सेक्शन बी में। यहाँ पर वर्ड लिमिट स्पेसिफाई की हुई है। बेटा सीबीएसई बताता है कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है। इस चीज के लिए बार बार कंफ्यूज होना या 100 लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है कि मैम इसमें कितना लिखना है, अरे इस दोस्त ने तो बोला उसने 2 पेजेस लिखा है। ये सब चीजों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने वर्ड लिमिट स्पेसिफाई की है। वेरी शॉर्ट में 3 मार्कर्स में 60 टू 80 वर्ड्स, 60 टू 80 वर्ड्स नियर अबाउट आपका आंसर कॉपी का एक पेज होता है। आ रही है बात समझ में? आपकी आंसर कॉपी का एक पेज होता है 60 टू 80 वर्ड्स। कमिंग ऑन टू द शॉर्ट आंसर्स, जो 6 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्कर्स वाले, 100 वर्ड्स की बात हो रही है, अराउंड 1.5 पेज। ठीक है, यहां लिख के दे देती हूं मैं, अराउंड कितना होगा, 1.5 पेज लिखना आपको 4 मार्कर में। ठीक है, 80 टू 100 वर्ड्स। एंड जो 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उसके लिए बोला गया है 100 टू 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 पेज आपको ऑलमोस्ट लिखना है। ठीक है, दिस इज, अगर पेज वाइज बात करें, हम कैसे बात करते हैं, यहाँ वर्ड लिमिट दी हुई है, हमने उससे अंदाजा लगा लिया कि ठीक है इतने पेजेस में ये कवर हो जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज में सीधा 1 वर्ड आंसर होने वाला है। देन कम्स शॉर्ट आंसर्स 3 मार्कर्स, शॉर्ट आंसर्स 4 मार्कर्स एंड लॉन्ग आंसर्स 6 मार्कर्स। ये होता है आपका एग्जाम का पैटर्न। अगर एक बार और समझना है थोड़ा सा, देखो बेटा सैंपल पेपर की पहली क्लास है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूं। ठीक है, सेक्शन ए क्या होगा, सेक्शन ए होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कैसे होने वाला है, यहां पर ध्यान दे लो। क्वेश्चन 1 टू 17 होंगे एमसीक्यूज। ठीक है, 1 मार्कर ईच। फाइन, क्वेश्चन 18 और 19 होगा शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन 19, 20, 21 होने वाला है शॉर्ट आंसर, 4 मार्कर ईच। ठीक है, देन क्वेश्चन, जस्ट मिनट, नॉट 1 टू 17, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 होने वाला है आपका एमसीक्यू। ओके, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपके एमसीक्यूज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 17 ओवरऑल सेक्शन ए में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 एंड 12 होगा शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन 13, 14, 15 होगा शॉर्ट आंसर 4 मार्कर वाला। ठीक है, देन क्वेश्चन 16 एंड 17 होगा लॉन्ग आंसर 6 मार्कर्स वाला। ठीक है, दिस वे दिस पेपर विल बी ऑफ 40 मार्क्स, दिस सेक्शन विल बी ऑफ 40 मार्क्स, और आपका सेक्शन बी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइन, 18 टू 27 हो जाएंगे 10 एमसीक्यूज 1 मार्कर। 28 and 29 you will have short answer 3 marker. 30, 31 and 32 you'll have short answer for 4 markers. Then 33 and 34 you'll have long answers. ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 40 मार्क्स का सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपके पेपर का डिवीजन है, समझ के चलना है। टोटल 20 एमसीक्यूज, 10 एक सेक्शन से, 10 एक से, 3 मार्कर क्वेश्चंस, टोटल 4, 2 एक सेक्शन से, 2 एक सेक्शन से। ओके, शॉर्ट आंसर 4 मार्कर्स, टोटल 6 क्वेश्चंस है, 3 एक सेक्शन से, 3 दूसरे सेक्शन से, और लॉन्ग आंसर्स टोटल 4 क्वेश्चन 6 मार्कर वाले, 2 एक सेक्शन से, 2 एक सेक्शन से। क्लियर रहेगी ये चीज? चलो, अब पैटर्न हमने समझ लिया है, कहाँ कितना लिखना है ये हमने समझ लिया है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं? सबसे पहले स्टार्ट होगा सेक्शन ए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द रीसेंट टाइम्स
that the Indian currency is depreciating, ठीक है, against US dollar, which of the following reasons can be accounted for the same? Depreciation क्या होता है बेटा? इंडियन रुपी अगर depreciate कर रहा है अगेंस्ट डॉलर, तो इसका मतलब क्या होता है? सपोज आज के डेट में, ठीक है, $1 की वैल्यू है 70 रुपीज, ठीक है, और कल की बात करते हैं अगर, ठीक है, और अगर कल हो जाता है $1 की वैल्यू ₹72, मतलब डॉलर जो है उसकी वैल्यू रुपीस के टर्म में इंक्रीज हो गई है और रुपी की वैल्यू कम हो गई है। इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाना। न्यूज में कई बार आप सुनते रहे होंगे कि रुपया लुढ़क रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू इस तरह से गिर गई है। पहले $1 70 रुपीज में हम खरीद सकते थे, अब $1 खरीदने के लिए हमें 72 रुपीज लग रहा है, महंगा हो गया डॉलर, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो ये किन कारण से होता है? इन्फ्लेशन अगर कंट्री में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू कम होना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो फिर डिप्रिशिएट तो हो गई। तो इन्फ्लेशन, ओके, दिस इज करेक्ट। देन स्टॉक प्राइसेस अगर फॉल हो रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, आपका मार्केट कमजोर हो रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। अब मार्केट से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा? मार्केट से पैसा अगर वो निकाल लेंगे, अगेन आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। दिस विल लीड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्लोबल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, इंडिया बहुत ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे, हमें ज्यादा पैसा बाहर देना होगा। डॉलर के टर्म्स में अगेन डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपी डेप्रिशिएट होगा। अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डेप्रिसिएशन। सो व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, व्हाट कैन बी अकाउंटेड? इन्फ्लेशन की वजह से डेप्रिसिएशन होता है, स्टॉक प्राइसेस कम होते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है, और ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने से भी डेप्रिसिएशन होता है। आ गई है क्या बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेंगे। Under the balance of payment structure of nation, the two main categories of account for classification of transactions are। जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, कौन से दो अकाउंट्स देखते हैं बच्चों? करंट अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर को देखा जाता है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में? नहीं देखा जाता है। कैपिटल अकाउंट को, हाँ जी। लोन अकाउंट्स को नहीं देखा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या देखते हैं? हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, जो बाहर की कंट्री से, इंडिया जो है बाहर की दूसरी जितनी भी कंट्री से ट्रेड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो इंडिया में पैसा आ रहा है, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, हर चीज का अकाउंट। इसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है, करंट अकाउंट और दूसरा हो जाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो हमारे करंट टर्म्स में ट्रांजैक्शंस चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, ये हो जाता है हमारा करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस, जो हमारे कंट्री के असेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, वो आ जाता है कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है जल्दी से। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू, बेटा कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR भी बोलते हैं हम इसे। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो किसी भी कमर्शियल बैंक को जो रिजर्व अमाउंट RBI के पास रखना होता है, ठीक है। अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया है, सॉरी डिक्रीज हो गया है, कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज हो गया है, बैंक को RBI के पास कम रिजर्व रखना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा? उनकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनके पास जो पैसा है वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो जाने से वो मार्केट में लेंडिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेंडिंग इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बैंक, क्योंकि
कैश रिजर्व रेशियो कम हो गया है, अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, वो ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो योर करेक्ट आंसर विल बी राइज इन एग्रीगेट डिमांड। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम रुपीज 5,000 करोड़ टू रुपीज 6,000 करोड़, इनकम में इंक्रीज हो गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, राइजेस फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 4,600 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एडिशनल इनकम इंक्रीज होने पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात हो रही है, जो हमें फाइंड आउट करना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? जो इनकम इंक्रीज होने पे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है, वो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा एक टर्म की गांठ बांध लेंगे, मार्जिनल, ये सफिक्स में लग के कई सारे कॉन्सेप्ट्स में आता रहेगा। मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट पर, ठीक है। चलो, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, इनकम कितनी चेंज हो रही है, 6,000 हो गई है, 6,000 करोड़ हो गई है 5,000 करोड़ से। तो इनकम नई वाली में से पुरानी वाली को माइनस कर देंगे, दिस इज द चेंज इन इनकम। एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है, 4,600 माइनस 4,000, ठीक है। सो दिस विल बी 6,000 अपॉन 600 अपॉन 1,000, ठीक है। क्या आ जाता है आपका आंसर, 0.6। एमपीसी की वैल्यू निकल गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आई क्या बात समझ में, कैसे हमने कैलकुलेट किया है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको इलाबोरेट कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए वक्त लग रहा है। एग्जाम में इसी तरह से फॉर्मूला पुटअप करके सोल्यूशन निकालना है। बेटा एक बहुत मेजर टिप याद रख लो, कोई भी अंदाजे से आंसर टिक नहीं करना है। जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप एग्जाम में प्रॉपर सॉल्व करेंगे, 1 मिनट लगेगा, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आ गई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल यूनिट्स। अब यहाँ पे टेबल में एक ब्लैंक ये है, एक ब्लैंक ये है, हमें देखना है टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर 10 दी हुई है, नंबर 1 पे हमें फॉर 2 यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। फॉर 1 यूनिट अगर टोटल यूटिलिटी 10 है, मतलब प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ₹10। ओके, देन हम अगर टोटल यूटिलिटी 2 की पता करेंगे, सो फॉर 2 यूनिट्स इट विल बी 2 into 10 plus 10, 2 into 10 will be 20 plus 10। ओके, तो टोटल यूटिलिटी आपकी हो जाती है 30। यहां पर क्या आ जाएगा, 30। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, ओके, द मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 इटसेल्फ, क्योंकि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर सेम होती है। सो योर आंसर विल बी 30 एंड 10। द करेक्ट आंसर इज बी। आ गया समझ में? ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस मैक्रो में आते रहेंगे बच्चे, और हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व करना है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आउटपुट दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट में से कंजम्पशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कौन से वाला ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। कैसे होगा, आउटपुट माइनस कंजम्पशन, ठीक है। 800, इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं, इसे नंबर 2 बोल देते हैं, 800 माइनस 200, ठीक है। तो वो हो जाएगा
600, ओके, ₹600 लाख इन लैक्स में चल रहा है, उस चीज को आप कंसिडर कर लो। अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड से नेट वैल्यू एडेड पे जाना है, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, देन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यू हैव 600 एंड परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है, लास्ट वाला जो कंपोनेंट है ये भी ऐड हो जाएगा। माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, -20, देन -30 प्लस 50, क्या आंसर आ जा रहा है, 600, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 lakhs। फाइन, आ रही है बात समझ में, योर आंसर विल बी 600 लाख करोड़, ओके। आ गया ये क्वेश्चन का आंसर भी, बहुत सिंपल सी बात बोल रही हूं मैं आपसे बार बार, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, कोई भी आंसर तुक्के से नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फंक्शन ऑफ मनी इज बीइंग डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर, क्या लग रहा है, एक तिजोरी है जहां पे बहुत मनी स्टोर कर लिया है, कौन सा फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, बहुत सारा मनी पैसे को स्टोर कर लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर कर दिया, मेजर हो रहा है कि यहाँ पे कोई तराजू बना हुआ है मेजरमेंट का, नहीं, स्टोर करते जा रहे हैं। कॉमन सेंस से ऐसे क्वेश्चंस करने बेटा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस यूज करके करना है। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एज अ कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व आरबीआई कीप्स, आरबीआई का काम क्या होता है, नेशन के रिजर्व्स का कस्टोडियन बनना, ठीक है, कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं हमारे पास में, हमारे पास में फॉरेन ट्रेजरी बिल्स आते हैं, फॉरेन करेंसीज आती हैं, गोल्ड आता है क्या, ये सारा कौन रख के रखता है, कौन कस्टोडियन कौन है, कौन कस्टडी में रखता है इन सब चीजों को, आरबीआई। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर, क्योंकि आरबीआई कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेन बिल्स जितने हैं, फॉरेन रिजर्व जितने हैं, गोल्ड जो है मेजर गवर्नमेंट का कंट्री का, उसको अपने पास में स्टोर करके रखे, उसको सेफ एंड सिक्योर रखे, और अल्टीमेटली इट इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। कई सारे और फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, क्या क्या, जैसे बैंकर ऑफ बैंक, ठीक है, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे फंक्शंस भी कौन करता है, साथ ही साथ में आरबीआई करता है बच्चे, ठीक है। चलो, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, समझना है, लिंकेज बैठानी है दो स्टेटमेंट्स के बीच में। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या, कैन इट बी ग्रेटर देन 1, नहीं बच्चे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जो वैल्यू होती है 0 to 1 होती है, ठीक है। एडिशनल कंजम्पशन, आपकी इनकम के ऊपर जो एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हो वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, ओके, तो असर्शन जो है आपका फॉल्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव एज वेल, यस, अगर आप सेव नहीं कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा बोरोइंग्स करके एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव, यस, दिस इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, आपका आंसर कौन सा आ जाता है, तो assertion is false but the reason is true, ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस के साथ साथ स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ के ही सॉल्व करना है। एसएलआर, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, वो अमाउंट, वो लिक्विड कैश जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व रखना होता है, वो लिक्विड कैश जो बैंक्स को अपने खुद के पास रिजर्व रखना होता है, वो लेंडिंग के लिए बैंक यूज नहीं कर सकता, इज इंक्रीज टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन के लिए होता है क्या,
नहीं बेटा, अगर बैंक के पास में एसएलआर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब बैंक को ज्यादा रिजर्व्स रखने हैं, वो कम लेंडिंग कर पाएगा, अल्टीमेटली मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? ये हम करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चे। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए एसएलआर इंक्रीज किया जाता है। एसएलआर सीआरआर जो रिजर्व्स होते हैं वो इंक्रीज कब करते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है। हमने स्टार्टिंग में यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, यही बात है। सो दिस स्टेटमेंट विल टर्न फॉल्स। स्टेटमेंट वन तो आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट टू, हायर एसएलआर इंक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक which in turn increases liquidity in the capital market। हाँ बेटा, अगर एसएलआर ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनके पास में रिजर्व जो है वो बढ़ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? सो स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। आपका स्टेटमेंट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। सबसे इजी होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करना, लेकिन समय देना पड़ता है, पूरा ध्यान से करना पड़ता है। दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द 10 एमसीक्यूज। अब आपको एग्जाम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है मैं ये बता देती हूँ शॉर्ट में। सपोज दिस इज योर कॉपी, यहाँ पर आपकी मार्जिन होती है, कुछ नहीं करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे सेक्शन ए, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आपने इंक्रीज स्टार्ट किया, यहाँ पे आंसर लिख दो ए, या हमारा आंसर आता था डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आंसर हमारा आ रहा था सी, सपोज 1 एंड 3। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर करते जाना है बेटा। ठीक है, नीट एंड टाइडी। आ गई बात समझ में? कॉपी में कैसे लिखेंगे? सिर्फ ए बी सी डी लिखकर नहीं छोड़ देंगे, करेक्ट ऑप्शन को वहां पर लिख देंगे। लाइक दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे? हम लिख देंगे डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज, ठीक है, ट्रू। इस तरह से पूरा लिखना है। यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं प्रॉपर नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात आप तक कन्वे कर दिया। पूरा पूरा लिखेंगे, कोई भी कमी या गलती नहीं, गलती की गुंजाइश कम करनी है, इसीलिए हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ खड़े होकर आपको बता रही हूँ कि बेटा गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी तो परफेक्ट स्कोर आ जाएगा। सिली मिस्टेक्स ही तो अवॉइड करनी है। पढ़ाई तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कर ली है ना, उसी को अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपको 3 मार्क का होने वाला है। 3 मार्क वाला है, यानी यू हैव टू राइट हाउ मच, 1 पेज इन दिस। ठीक है, ये ऑल्दो ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा? न्यूमेरिकल में आपके पास हो जाएगा कि आपको जितना सोल्यूशन हो रहा है उतना ही सॉल्व करके लिखना है। फाइन। Suppose the GDP at market price of a country in a particular year was rupees 2200 crores। सबसे पहले हम ऐसे सॉल्यूशंस में लिख देते हैं गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास हो गया है रुपीज 2200 करोड़। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज रुपीज 200 करोड़। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हमें मिल गई है रुपीज 300। ठीक है, एंड नेशनल इनकम वाज, नेशनल इनकम आपको मिल गई है रुपीज 17,000 करोड़। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है डेप्रीसिएशन की वैल्यू। ठीक है, योर डेप्रीसिएशन यू हैव टू फाइंड आउट कि डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेट नेशनल इनकम, ये सारी चीजें हमारे पास में गिवन है, और अब हमें इसे इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व और करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो
आपके पास नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन। अब अगर हमें करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस एनएफआईए हो जाएगा। ओके, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में है उसे हम ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1700 प्लस 300, ये हो गया 2000 करोड़ रुपीस। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। एंड जीडीपी एट एमपी है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकल जाएगा? रुपीज 2200 करोड़ प्लस एनएफआईए, ये हो जाएगा 2400 करोड़। अब अगर हमें डेप्रीसिएशन निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को हम माइनस कर देंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन आ जाएगा। 2400 करोड़ में से 2000 करोड़ को माइनस कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगी हमारी वैल्यू जो होगी 400 करोड़ रुपीस। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा जिनको याद करना जरूरी है। नेट से ग्रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, नेशनल से डोमेस्टिक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सी बेसिक चीजें इसमें करना होगा और हम इस तरह से प्रॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why is the open economy autonomous expenditure multiplier smaller than the closed economy? Okay, or recently government of India has doubled the import duty on gold. What impact is it likely to have on foreign exchange rate and how? सबसे बेसिक चीज यहाँ पे और दिया हुआ है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों के दोनों हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले। ये बात समझ में आ गई? अब दोनों में से एक अटेम्प्ट करेंगे, पहले डिसाइड कर लेंगे जो हमें ज्यादा अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ तो मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है? ओपन इकोनॉमी की, क्लोज्ड इकोनॉमी की और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब ये बताओ कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो ओपन इकोनॉमी है वहां पे कम क्यों होता है? ओके, इज स्मॉलर देन क्लोज्ड इकोनॉमी। सबसे बेसिक सी बात है बेटा, ओपन इकोनॉमी में लीकेजेस हो जाते हैं एक्सपेंडिचर में, किस वजह से? इंपोर्ट्स की वजह से। ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड है, जो होना ही होना है। अब लीकेजेस कहाँ हो जाते हैं? इंपोर्ट्स की वजह से। इंपोर्ट्स क्या होता है? अगर ग्लोबल प्राइसेस राइज हुए, इंपोर्ट्स में होने वाला खर्चा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? इसी को हमें प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में लिख देना है। देखो किस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में? इन द ओपन इकोनॉमी द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन इन क्लोज्ड इकोनॉमी ड्यू टू लीकेजेस लाइक इंपोर्ट्स। बेसिक इंट्रोडक्शन लाइन हो गई आपकी, आपने मेन रीजन बता दिया। इन एन ओपन इकोनॉमी पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जनरेटेड बाय द इनिशियल spending leaks out through imports, reducing the overall impact on the economy. This in contrast with, हमने बता दिया कि ओपन इकोनॉमी में क्यों कम होता है और क्लोज इकोनॉमी में क्या ज्यादा होता है। Where there are leakages, not every additional unit of income is re-spent. क्लोज इकोनॉमी में क्या होगा? एडिशनल जो भी इनकम होगी वो जरूरी नहीं है कि रीस्पेंड हो, वो सेव हो सकती है। एम्पलीफाइंग द मल्टीप्लायर इफेक्ट, the difference in leakages result in smaller multiplier in open economy compared to closed economy. अब ये जो डिफरेंस है हमने उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया है, इसी तरह से आपको आंसर में भी लिखना है। आ गई क्या बात समझ में? और अगर ये आंसर लिख देंगे तो इसका और वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को और वाला पार्ट अच्छे से आता है तो हम फिर उसे अटेम्प्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है? डबल द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, व्हाट इंपैक्ट इज इट लाइकली टू हैव ऑन फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या हो जाएगा बेटा? गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, ठीक है, ड्यूटी इंक्रीज हो गई है।
मतलब गोल्ड जो है एक्सपेंसिव हो गया है। क्या हो जाएगा, गोल्ड की डिमांड मार्केट में रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा गोल्ड पे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब क्या हो जाता है आंसर, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। हमने हेडिंग बना दी, हम पॉइंट्स में प्रॉपर लिख दे रहे हैं। द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड विल फॉल व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द इम्पोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी इंक्रीज हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, इम्पोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की भी जो डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। विद द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी रिमेनिंग द सेम, द फॉरेन एक्सचेंज रेट वुड फॉल। हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कांस्टेंट है, दिस एम्प्लाइज अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो हम इसी चीज को इस तरह से लिखने के साथ साथ एक वैल्यू एडिशन का काम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। हम क्या कर देंगे, हम एक फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, ड्यूटी इंक्रीज हुई है, ड्यूटी इंक्रीज हो जाने से क्या हो जा रहा है, सेकेंड स्टेप, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, इंपोर्ट्स फॉल हो जा रहे हैं। इंपोर्ट फॉल हो जाने से क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो भी फॉल हो जा रही है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट वुड फॉल। एक्सचेंज रेट जो है वो भी फॉल हो जा रहा है और आपका रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो जा रहा है। यू कैन मेक अ फ्लो डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, और इसी को हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। आई क्या बात समझ में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन और इजी ही एग्जाम भी बनता है अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। आ गई बात समझ में। Explain how the following measures can be used to correct the excess demand situation। ठीक है, बैंक जो है वो अलग अलग मेजर्स यूज करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, आरबीआई जो होता है इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका काम क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल वो कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो। इन दोनों चीजों को इन्फ्लुएंस करके वो एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन चीजों को इकोनॉमी को सर्कुलेट करने के लिए कंट्रोल कर सकता है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कि वो कैसे करता है। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम ये चीज ऑलरेडी एक एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस विल बी अ 4 मार्कर क्वेश्चन, 1.5 पेजेस का आंसर। ठीक है, प्रॉपर पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं इस आंसर को। हैव अ लुक, इन द एक्सेस डिमांड सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड सरपासेस एग्रीगेट सप्लाई। हमने बता दिया है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पूछी थी क्वेश्चन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने डिफाइन कर दिया एक्सेस डिमांड क्या होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। द सेंट्रल बैंक यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशो क्या है, वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जो है वो यूज करने वाला है। अब बैंक रेट को यूज करके कैसे करेगा, ठीक है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, बैंक रेट को वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, लोन लेंडिंग महंगी हो जाएगी। कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से मनी बोरो करना चाहता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, उसके लिए महंगा पड़ेगा, वो कम बोरो करेगा, उसके पास कम पैसा होगा। जब उसके पास कम पैसा होगा तो मार्केट में लेंडिंग कम होगी। ठीक है, बैंक रेट इंक्रीज होगा, बोरोइंग डिक्रीज हो जाएगी। कमर्शियल बैंक की बोरोइंग डिक्रीज होगी तो वो लेंड भी कम करेगा क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी कम है। अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम है तो लोगों की डिमांड भी कम होगी ओवरऑल इकोनॉमी में। आगे क्या बात समझ में, इसी चीज को हम थ्योरेटिकली बता देंगे और एक ऐसा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट बना दोगे हमेशा एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में।
Central bank increases the bank rate, which is the rate at which it lends money to commercial banks. A higher bank rate raises the cost of borrowing for banks, leading to increased interest rates in economy. This discourages borrowing and spending, thus reducing the excess demand. ठीक है, बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगी और लेंडिंग, ये बैंक लेंड भी कम कर पाएगा। आ गई है बात समझ में। अब कैश रिजर्व रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें डिटेल में वही आंसर लिखना है। अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया है तो बैंक को ज्यादा रिजर्व रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास में। आरबीआई के पास में अगर वो ज्यादा रिजर्व रख देगा तो उसका परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ, अब उसके पास में कम पैसा है, लेंडिंग कम होगी, लेंडिंग कम होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कर्ब की जा सकती है। बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, बेसिक एक्सप्लेनेशन लिखनी है बस। साथ ही साथ क्या कर सकते हो, इस फिनोमिना में मैंने एक चीज आपको वैल्यू एडिशन के लिए बता दी है, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल आपको आंसर में डायरेक्शन देने के लिए भी और सामने इवैल्यूएटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। Then marginal propensity to consume and how is it related to marginal propensity to save? 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, 1.5 पेजेस लिखना है। अब जब हमें इसे एक्सप्लेन करना है, अगर क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें एक्सप्लेन कर दें कि भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। आ रही है बात समझ में? दिस इज आर वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यही बोलते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पार्ट्स। एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है लेकिन इम्प्लिसिटली, क्योंकि हमें उसको आंसर को पूरा लिखना है, उतनी वर्ड लिमिट है, हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को भी एक्सप्लेन कर देंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन कंजम्पशन। हमने ये ऑलरेडी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है, वही जो डेफिनेशन आपने याद की हुई है। आपने जो भी बेसिक टर्म्स है उनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद की है उसे आपको लिख देना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर प्रॉपर हेडिंग बनानी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम डिस्कस कर चुके हैं एमपीसी प्लस एमपीएस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका सम होता है 1। अगर हमारे पास में एडिशनल इनकम आई 10 रुपीज, ठीक है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, अगर हमारे पास में एडिशनल इनकम आई 10 रुपीज तो वो एडिशनल इनकम या तो हम 5 रुपए सेव कर लेंगे और 5 रुपए स्पेंड कर देंगे, या तो हम 10 के 10 स्पेंड कर देंगे, या तो हम 10 के 10 सेव कर लेंगे। तो अल्टीमेटली इसका सम कितना होगा? 0 क्या 1, इसका सम हो जाएगा 1। अगर आपने 10 रुपीज एडिशनल इनकम आई है, 5 आप स्पेंड कर दोगे, 5 आप सेव कर लोगे, आपका सम आ जाना चाहिए 1। ओके, तो मार्जिनल, आप अपनी इनकम का कुछ शेयर स्पेंड कर सकते हो, कुछ शेयर सेव कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं है। दैट इज हाउ द रिलेशनशिप, उसका समेशन होता है 1। या तो आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो या कंज्यूम कर सकते हो, कोई तीसरी चॉइस है क्या? अगर आपने स्पेंड कर दिया मतलब कंज्यूम हो गया, किसी को दे दिया मतलब कंज्यूम हो गया, या आपने सेव कर लिया। आ गई बात समझ में? दैट इज द रिलेशनशिप, और इसी को आपको समझा देना है। The sum of MPC and MPS is always equal to 1 because additional income can either be consumed or saved. There is no other alternative. Therefore, MPC is equal plus MPS is equal to 1. It reflects the idea that in the aggregate, every additional unit of income is either spent or saved, and the combination of these two exhausts the entire increase in income. हमें एक conclusion दे देना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन में भी you have choices, ठीक है, चॉइसेस हैं तो बेटा जो आपको अच्छे से आता हो उसे ही अटेम्प्ट करेंगे। लाइक एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉमिनल जीडीपी। द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इज गिवन एंड द प्राइस इंडेक्स इज गिवन, ठीक है, और यहाँ पे गिविंग वैलिड रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये सारे क्वेश्चन हमें और में है चूज करना है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। कमिंग टू द सॉल्यूशन, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन रियल जीडीपी दी हुई है, वो क्या है? 500 करोड़। प्राइस इंडेक्स हमें दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है? प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है 125। हमें
नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारा काम है नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे? वी नो दैट, ठीक है, प्राइस इंडेक्स या डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज नॉमिनल जीडीपी विल इक्वल टू real GDP is 500 and your value is 125 upon 100, क्योंकि बेटा वो इंडेक्स था, जब हम उसे डिफ्लेटर में लिखेंगे तो अपॉन 100 लग जाएगा। 500 into 1.25, ओके, सो दिस विल बी 625 करोड़ रुपीस। आ गया आपका आंसर? दिस वाज इजी। इस तरह से सॉल्व कर देना है। Once you solve the entire question, you are going to get full marks. न्यूमेरिकल्स में सबसे बेस्ट चीज यही होती है बच्चे, अब जब आपने पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया, you will get full marks and here you get the answer. Fine, this is your answer. अगला you have to, ये और वाला क्वेश्चन है, याद रखना है, दोनों की दोनों सॉल्व नहीं कर देना बेटा, टाइम लग जाएगा बहुत सारा। गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन which of the following will not be included in the estimation of national income? Purchase of shares of Sethi Limited by an investor in Bombay Stock Exchange. अब ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, जो पुराने शेयर्स हैं वो मार्केट में, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बच्चे? क्योंकि वो ओल्ड ट्रांजैक्शंस है, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन, नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट द मनी इज चेंजिंग हैंड्स, जस्ट द स्टॉक्स आर चेंजिंग हैंड्स। सो द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इस तरह के कीवर्ड्स को एग्जाम में यूज करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, फाइनेंशियल इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट प्रोडक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन। आ गई बात समझ में? इट इज मियर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर रहा है। सैलरीज पेड बाय इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन जापान टू द लोकल वर्कर्स, कहाँ के वर्कर्स को पे कर रहा है? जापान के लोकल वर्कर्स को पे कर रहा है, जो जापान में सिचुएटेड है। सैलरीज पेड बाय इंडियन एम्बेसी इन जापान आर अ पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, एंड नॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंस दे इन्वॉल्व प्रोडक्शन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडियन एम्बेसी जो है वो बाहर वाले को दे रही है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स चार्ज बाय फंड, डेप्रिसिएशन कभी भी कैलकुलेट होता है क्या? नेशनल इनकम में जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है क्या? डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स इज अकाउंटेड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू अवॉइड डबल काउंटिंग एज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दीस एसेट्स हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द आंसर। पहले हमें यस और नो लिख देंगे हम, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया नो, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आ गई क्या बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यही फॉर्मेट है, इसके पहले भी मैंने बताया था, ट्रू या फॉल्स आप पहले लिख देंगे और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है क्या? नहीं बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, और क्यों नहीं होती है वो हमें एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखना होगा। सो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला लिख दिया है 1/1 माइनस एमपीएस। ठीक है, एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, और क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। हायर एमपीएस रिजल्ट्स इन हायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आ रही है क्या फिर से बात समझ में? एक बार और देख के समझ लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? 1/1 माइनस एमपीएस। अगर एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा?
डिनोमिनेटर की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो क्या चीज होने वाली है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली जो है पॉजिटिव वैल्यू शो हो रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दिस शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसलिए जो ये आपका स्टेटमेंट था इनवर्स रिलेशनशिप वाला वो फॉल्स हो जाता है, और हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे फॉल्स हो जाता है। आपको एग्जाम में पूरा ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखना होगा अलोंग विद द फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? अगला स्टेटमेंट क्या था, when the value of average propensity to save is negative, the value of marginal propensity to save will also be negative। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरेज और मार्जिनल इस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव व्हेन सेविंग्स एक्सीड इनकम। ओके, जब हमारी सेविंग्स इनकम से ज्यादा हो जाती हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकती है। हाउएवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। एमपीएस की जो वैल्यू होगी वो या तो पॉजिटिव होगी और जीरो होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। द चेंज इन सेविंग्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, इट डज नॉट मेजर एब्सोल्यूट लेवल्स, रादर रिस्पॉन्सिवनेस। जो मार्जिनल होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस मेजर कर रहा है, ठीक है। हमको इस तरह से, बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सप्लेनेशंस कैसे लिखनी होती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप का आता है जहां पे आपको एक्सप्लेन करना है तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, ट्रू और फॉल्स, और फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। आ गई है बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Here comes question number 16. You have to calculate the GDP at market price from the given data, and this has a part B also. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर है, 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर 6 मार्क, ए एंड बी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो या फिर और इसके बाद भी एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोनों में से आपको चूज करना है, आपको कौन सा सही लग रहा है, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले, ठीक है, देख लो जीडीपी एट एमपी वाला कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, ये गिव रीजन हमें करना है। सबसे पहले हम इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम जब कैलकुलेट करने वाले हैं तो हम क्या क्या इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा, यहां से देख लो। एक्सपोर्ट्स, यस। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यस, ये इंक्लूड होगा। और क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो हम इसमें ये सारी चीजों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम 3 + 4 + 5 + 10 + 11, हमें देख लेना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं टेबल में से, वहीं पर मार्क कर देंगे जैसे मैंने मार्क कर दिया है। क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। कौन सा वाला, C + D + I + X - M। तो C क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जी ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, I कंजम्पशन ऑफ net domestic capital formation, I, X - M, next net imports, okay। So 1200 + 70 + 40 + 220 + 200 + 40, ओके, ये आ जाता है हमारा। और इसे टोटल जो होगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल आएगा, ₹1730 करोड़, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। जीडीपी एट एमपी, C + G + I + X - M वाला नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट्स है तो X - M है ये। आ गई क्या बात समझ में? चलिए इसका पार्ट बी भी एड्रेस कर देते हैं। एक्सप्लेन हाउ shall the payment of electricity bill by a school be treated while estimating the national income। हमें ये बताना है कि वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो अगर स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है,
वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या जो भी स्कूल में कंजम्पशन हो रहा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल सर्विसेज विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग के लिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे क्या बात समझ में? as they are already accounted for in the value of final goods and services, only the final consumption expenditure ही मेजर किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसलिए हम उसे वहां पर ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। आगे क्या बात समझ में? चलो अगली जो बात आ जाती है, ये और वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर एक पार्ट भी है जिसे हम एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें से भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऐड करना होता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सेल्स इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, सब्सिडीज नहीं। देन ओपनिंग स्टॉक्स में से क्लोजिंग स्टॉक्स माइनस होंगे, 7 माइनस 6। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस हो जाएगा। ओके, तो -9। अब हमने यह यहां पर ही देख लिया है, हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को यहां कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट। 2 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 9। ठीक है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन करना है बेटा। टेबल में से हमें देखकर ये ध्यान रखना है कि क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा। नेट है, डोमेस्टिक है और फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, तो क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा ये हम देख लेंगे। Here comes 2000 plus 200 minus 100 plus 1000 minus 150। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। एंड आपका आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा 720 करोड़ रुपीस। ठीक है, इस तरह से हमें इसका कैलकुलेशन कर लेना है। फाइन, ये इजी होने वाला है, जस्ट कैलकुलेशन सही होने चाहिए। What treatment is assigned to the payment of interest on borrowing by government? Okay, उसको कैसे इंक्लूड किया जाता है नहीं किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। So the payment of interest on borrowing by the general government is treated as factor income transfer। किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट पेमेंट्स की। इंटरेस्ट पेमेंट क्या माने जाते हैं? फैक्टर इनकम ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूड करते हैं इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर इनकम ट्रांसफर। सो इन द इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम दिस पेमेंट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसे कैसे कंसिडर करते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम rather than creation of new value। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, नया क्रिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, इट इज अकाउंटेड फॉर कैलकुलेशन इन ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम में से कैलकुलेट किया जाता है, बट नेशनल इनकम में से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। आ गई क्या बात समझ में? दिस इज हाउ। पहला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये 6 मार्क का क्वेश्चन था। 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स को एड्रेस करना है, ए एंड बी। ठीक है, दोनों पार्ट्स को हम एड्रेस करेंगे और दोनों पार्ट्स को पूरा एड्रेस करेंगे डिटेल में। फाइन, न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में जो अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, वट एवर पार्ट्स आर, दोनों को एड्रेस करना है। और वाला क्वेश्चन होता है अगर बेटा, और में दोनों में से एक आंसर करेंगे। आ गई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, स्टेट द मेजर्स टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पे कोई और नहीं है, यू हैव जस्ट वन क्वेश्चन।
ठीक है, इसे आपको पूरा डिटेल में लिखना है। डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले किस किस चीज को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है डिफरेंस लिखने का, एक बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे हमने लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स। अलग अलग पॉइंट्स पे विथ एग्जांपल हम इन्हें डिफरेंशिएट कर देंगे। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली पर्सन को पे करने होते हैं, उनका बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जो वैल्यू एडिशन पे होते हैं, ठीक है, जो इनका बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी को हमें प्रॉपर पॉइंट्स में लिख देना है। इट इज levied directly on the individuals or entities and based on their income or wealth. It is imposed on production or consumption of goods and services. Burden can be shifted, burden cannot be shifted. Okay? Examples आपने लिख दिए हैं। अब किसका एम क्या होता है, इंश्योर इक्विटी एंड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड हियर द एम इज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जब हमें आते हैं, हम जितने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं हमें उन प्रॉपर पॉइंट्स को इंक्लूड कर देना है और एग्जाम में एंटर कर देना है। आ गई है बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट द मेजर्स टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ये डिटेल आंसर है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाता है कंपेयर टू इट्स इनकम, जब आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, आपका रेवेन्यू कम है, तो आप गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बाहर से बोरो करके अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो हम एक्सप्लेन कर देंगे। और फिस्कल डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करती है, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। वही इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पार्ट्स वाली बात, क्योंकि डिटेल ऑप्शन है, डिटेल आंसर है, इसलिए आपको फिस्कल डेफिसिट को इंट्रोडक्शन में ब्रीफली एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग। इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स borrowing requirements to meet its spending when government falls short of indicating the extent of financial imbalance in its budget. बेसिक हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अब क्या मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। हम प्रॉपर सब हेडिंग्स बनाकर इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई क्या क्या मेजर्स लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड कर्टेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स। गवर्नमेंट क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए जो पब्लिक वर्क्स गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस, कैनाल्स, इन सबको कम करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रिड्यूस मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल सो दैट दे डू नॉट स्पेंड मोर। दिस वाज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन में क्या करना चाहिए, टैक्सेशन इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस ऑन पर्सनल इनकम एंड ऑन एक्सपेंडिचर बिल्डिंग एक्सेट्रा। Taxes should be levied in such a manner that so that their total income decreases from spending and should decrease inequality in society. Ultimately क्या होना चाहिए, taxes increase होना है। किस तरह से taxes increase करोगे, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, मनी शॉर्ट है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंड करना कम कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज, लोगों से पैसे ज्यादा लेने लग गए। यहाँ पर क्या होगा, their income or their revenue, tax revenue increase हो रहा है। Then public borrowing policy, government should resort to public borrowing to withdraw the purchasing power from the hands. लोगों के पास में पैसा कम होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास में ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग्स इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, so these are the measures that need to be taken to curtail fiscal deficit. आ गई बात समझ में? This was how we covered section A. हमने क्या कवर कर दिया है, सेक्शन ए आपका पेपर का पूरा कवर हो गया है, जिसमें हमारा ध्यान सबसे ज्यादा किस पे था बेटा, थ्योरी तो आती है इसमें, लेकिन जो ज्यादा वेटेज होता है आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में भी देखने मिले। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स थे, जिनको प्रिसाइजली करोगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आ गई ये बात समझ में? इसके साथ साथ और क्या चीज होगी, इसके साथ और एक चीज ये आ जाती है कि जो थ्योरी है उसको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने में भी आ सकते हैं, गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अगर जो भी स्टैंड लेते हो, अगर स्टेटमेंट ट्रू बोल रहे हो, स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहे हो,
नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा, नहीं होगा। प्रॉपर आंसर देना है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना है। आ गई है बात समझ में? चलिए अब हम जल्दी से सेक्शन बी पर आ जाते हैं, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी बुक 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, जहां से क्वेश्चन नंबर 18 से आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है। यहाँ भी सबसे पहले जो 10 क्वेश्चंस होंगे 18 to 27 you will have what the objective type MCQ questions. In an adulterated element leak into the ground filtration and carried into a groundwater resource reservoir is known as, क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी एलिमेंट कोई लीक हो जा रहा है ग्राउंड फिल्ट्रेशन से, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जा रहा है, वाटर रिजर्वायर में मिक्स हो जा रहा है, वो क्या पोल्यूट कर रहा है? वाटर पोल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन। पेपर पूरा टफ नहीं बनता है, पेपर एक बैलेंस बनता है, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पेपर में जरूर होते हैं। और हमारा काम क्या है? हमें इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी गलती किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से बोलूंगी, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है बेटा, उनको आपको डिटेल में अपने एनालिसिस करने के बाद और अच्छे से रीड करने के बाद ही आंसर करना है। पूरा समय दो सोचने समझने का, सिली मिस्टेक पे मार्क्स नहीं घटाने हैं प्लीज, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना में कब होने लग गया था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना में स्टार्ट हुआ था आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी 1991, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कौन रिस्पॉन्सिबल था? माओ जेडोंग। ओके, एंड कम्यून वाज इन चाइना। हमने मैच कर दिया है A3, B4, C1 एंड D2, हमारा आंसर हो जाता है C। ये तो बेसिक चीज है, हमने पढ़ी हुई है सभी ने, यस और नो? चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फिर से बोलूंगी, ध्यान से रीड करके ही सॉल्व करेंगे। The labor skills of an educated person are less valuable than those of an uneducated person. ऐसा कुछ होता है किसी की स्किल, एजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल्स कम होगी? नहीं, दिस विल बी फॉल्स, गलत स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। Educated labor generates more income than uneducated labor. Yes, mostly educated labor जो होता है वो more skilled labor होता है, और अगर लेबर ज्यादा स्किल्ड है तो वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। सो दिस वन इज ट्रू। आपका स्टेटमेंट हो जाता है डी। स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. Your answer will be D. Fine. Coming on to the next question. Arrange the following events of China in chronological order. हमें सही chronological order में सारे events को लगाना है, ठीक है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब हुआ था बेटा? ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज इन 1958। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था चाइना में? 1953। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1970s में। और प्रोलेटेरियन कल्चर कब आ गया था बेटा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1990s में। एंड प्रोलेटेरियन कल्चर कब आ गया था? दिस वाज 1966। जब 1966 में आ गया था। अब इसे अरेंज कर लेंगे, 2 1 4 एंड 3, 2 1 4 एंड 3 आ गया हमारा आंसर सी। इस तरह से एग्जाम में भी प्रॉपर मालूम होना चाहिए, वहां साथ में लिख के देखेंगे फिर अरेंज करेंगे, कोई भी जल्दबाजी तुक्केबाजी नहीं करनी है। The main thrust of economic policies pursued by government considers, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, पॉसिबल है, देखते हैं आगे ऑप्शंस। एक्सपैंडिंग अर्बन रूरल वेज गैप, हाउ नेगेटिव दिस स्टेटमेंट इज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अ कंप्लीट स्विच फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीट स्विच बेटा कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सही हो सकता है क्या? नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। वन फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है उसमें वो कोशिश करती है कि रीजनल बैलेंस इंश्योर हो सके। ए, कई स्टेटमेंट्स कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं
जिसमें हो सकता है कि हमें फर्स्ट ऑप्शन रीड करके ही सही आंसर मिल जाए, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें। हो सकता है कि सी पे या डी ऑप्शन आपसे आपका ज्यादा करेक्ट होता, ज्यादा होलिस्टिक आंसर दे रहा होता। आई बात समझ में? पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे। Assertion, reason type. The parliament passes a law, Goods and Services Tax in 2016 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. बिल्कुल सही बात है, जीएसटी एक्ट आया था 2016 में हमारे indirect taxation system को simplify करने के लिए। This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion and create one nation, one taxation, one market. हाँ बिल्कुल, रीजन भी सही है। हमने क्यों जीएसटी टैक्स लाया था, पार्लियामेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन। वो रीजन उसको बिल्कुल असर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है। योर आंसर विल बी ए। Coming on to the next question. A system where farmers and industrialists unit were to buy and sell fixed quantities of raw material and products on the basis of price fixed by the government. ठीक है, ये क्या होता है जब गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया है? दैट इज द कंडीशन ऑफ डुअल प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस रीड करने की जरूरत है क्या? एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन सही आंसर एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर मैकेनिज्म की बात हो रही है, डुअल प्राइसिंग। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। Which scheme provides adequate and timely support from banking system to farmers for their cultivation needs? कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने चलाई है इंडिया में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए? इट इज द किसान क्रेडिट स्कीम, है ना? किसानों को क्रेडिट देने के लिए, किसानों को पैसा देने के लिए। आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केसीसी और किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दिस इज द किसान क्रेडिट स्कीम, जिसमें आपको केसीसी मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, किसानों के लिए भी। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is a widely used measure to compare the development levels of different countries. Like, which of the following statement is correct regarding the human development index? Human development index के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, इट एचडीआई ओनली कंसिडर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओनली की जब बात आ जाएगी बेटा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं। एचडीआई में क्या क्या हम देखते हैं? हम हेल्थ इंडिकेटर्स देखते हैं, एजुकेशन इंडिकेटर्स देखते हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तीनों इंडिकेटर्स देखते हैं। हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ओके, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, नेशनल इनकम। तो एसबीआई इज बेस्ड ऑन अ सिंगल इंडिकेटर? बिल्कुल नहीं, अभी हमने बात करी 4 इंडिकेटर्स होते हैं। इट इंक्लूड्स इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। ये हुई ना बात सही? ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू डेवलप कंट्रीज? नहीं, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज भी इंक्लूड होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एचडीआई के बारे में हमने पढ़ रखा है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बेटा मैंने बोला था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज होता है, डायरेक्ट किसी किताब में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। Which adverse effect of unemployment is being depicted in the picture below? कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? ये इंसान अनएम्प्लॉयड है, इसके दिमाग में बहुत सारा परेशानी चल रही है। What effect is it? Loss of output, increase in inequalities, low productivity या डिप्रेशन? मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड इंसान लग रहा है, कोट सूट पहना हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, डिप्रेशन। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, यहां तक के हमने ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज, यस क्वेश्चन नंबर 27 एमसीक्यूज सारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सेक्शन बी से भी एमसीक्यूज कैसे लिखना है मैं वो फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ। आप नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, मार्जिन के साइड में यू विल राइट ऑप्शन सी एंड योर आंसर ऑप्शन डी, द डिप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से आपको आंसर करना है। चलिए हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सेप्ट और रिफ्यूट द अबव स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजंस। इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है, ब्रिटिश रूल के अंडर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइन हुई थी।
हाँ या नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रूइन करा था, और हमें कैसे रूइन करा था ये रीजन में एक्सप्लेन करना होगा। जो इंडिया से वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे, इंडिया का जो फिनिश गुड्स थे उनपे ड्यूटीज बहुत हाई थी, इंडिया को फ्लड कर दिया था चीप मार्केट, चीप फैक्ट्री मेड गुड्स से, इसलिए इंडिया की इंडस्ट्री रूइन हुई थी। Okay, were there any positive contributions made by the British in India? Discuss. Any positive contributions? कुछ positive contributions थे क्या? Question mark. अगर थे तो बताओ। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर करने का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, स्पेशली सेक्शन बी में जब हम आ जाते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा आंसरिंग करते वक्त। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्ट्रक्चर में? इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट लिखेंगे आंसर का, और फिर एक ब्रीफ कंक्लूजन लिखेंगे। जब भी हम आंसर कर रहे हैं, हमें इस फॉर्मेट को, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखना है। अभी आप आंसर्स में देख पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की बात थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया। द असर्शन दैट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर रूइंड अंडर ब्रिटिश रूल इज एक्यूरेट। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आपको रीजंस देने हैं, आप चाहो तो यहाँ एक हेडिंग डाल सकते हो रीजंस करके। कॉलोनियल पॉलिसीज एम्फसाइज रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन लीविंग आर्टिसंस इम्पोवरिश्ड। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे। देन कॉटन इंडस्ट्रीज फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स कॉजिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। है ना, मशीन मेड गुड्स से फ्लड हो गया था इंडियन मार्केट, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। वो चीप क्वालिटी गुड्स होते थे जो इंडिया के मार्केट को फ्लड कर रहे थे, उनसे compete करना टफ था। Imposition of heavy taxes and restriction on indigenous production further crippled the traditional handicraft sector. Consequently, बेटा देखो ये वाले पार्ट को, इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपका बॉडी पार्ट हो गया, लास्ट दो लाइन कंक्लूजन। ठीक है, छोटे से छोटा आंसर 3 मार्क्स वाला भी पार्ट्स में सब डिवाइड हो सकता है, प्रॉपर आंसर लिखा जा सकता है। Many skilled artisans suffered unemployment and poverty, contributing to decline of vital economic segment under British rule. इस तरह से आंसर करना है, ध्यान रहेगी मैम की बात। जब आंसर लिखो, अभी जब सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो, याद कर लेना पल्लवी मैम ने बोला है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है आंसर लिखते वक्त। जब भी हम स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में आंसर लिखेंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम मैक्रो में भी ये फॉलो कर सके, लेकिन मैक्रो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इंडियन इकोनॉमी जो थियोरेटिकल पार्ट है वहां तो ये फॉलो करना ही करना है। आ गई बात समझ में? और वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट वाज अबाउट एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिस्कस। ठीक है, सो ब्रिटिश मेड सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। हम पहले बता दे रहे हैं कि ओके, वाज देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप हाँ भी बोल सकते हो, आप ना भी बोल सकते हो। एक अच्छा आंसर कौन सा होगा जो दोनों में बैलेंस क्रिएट करे? यस, वी एक्सेप्ट दैट देयर वर सर्टेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, बट उन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस का जो मोटिव था वो खराब था, और अल्टीमेटली उसने इंडिया को एम्पावरिश करा। इस तरह से आपके आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर पूरा होगा। अगर आपने एक तरफ बोल दिया कि हाँ देयर वर मेनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, तो वो आंसर सही नहीं बनेगा। आंसर कैसे सही बनेगा? जब आप ये भी बताओगे कि पॉजिटिव के साथ साथ उसका जो मेन रीजन था और उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो कितना खराब था। ओके, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज, रोड्स उन्होंने डेवलप करवाए, मॉडर्न लीगल सिस्टम, एजुकेशनल रिफॉर्म्स कराए, दैट लेड टू ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉस्टरिंग नॉलेज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, लीगल सिस्टम आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। हाउएवर, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज स्टेप्स रिवील सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स। हमने बता दिया है कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो एक्सप्लॉयटेटिव थी, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ, सीवियर एम्पावरमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। बेटा कीवर्ड्स की बात करी है मैंने, कीवर्ड्स को मिस नहीं करना है। ठीक है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को मिस नहीं करना है, कीवर्ड्स बिल्कुल इंक्लूड होने चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स रिजल्टेड इन डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, social and cultural consequences, stratification of society, erosion of indigenous industries indicate that the negative impact often overweighted the
पॉजिटिव। ठीक है, अल्टीमेटली आपने कंक्लूड किस तरह से कर रहे हो कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा था पॉजिटिव इम्पैक्ट से। द एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड लेफ्ट लास्टिंग स्कार ऑन इंडियाज इकोनॉमिक एंड सोशल फैब्रिक। आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। एक लाइन इंट्रोडक्शन में थी, फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर दिया, सेकंड पार्ट एड्रेस कर दिया, कंक्लूड कर दिया। दिस इज हाउ यू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, एक पेज में लिखना है आपको, 3 मार्कर। आ गई बात समझ में? Coming on to next question, casualization of workforce has become a perennial problem of Indian economy. Justify the given statement with valid arguments. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैजुअलाइजेशन, अब तक तो आप समझ गए होगी कि कैसे आंसर करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, मतलब यू हैव टू राइट इन सपोर्ट ऑफ दिस आंसर। ठीक है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है? जो कैजुअल एम्प्लॉयज का नंबर है वो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। कैजुअल एम्प्लॉयज कौन होते हैं बेटा? जिनकी कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस नहीं होती है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, दे डोंट गेट फिक्स रिन्यूमरेशन, उनको फिक्स सैलरीज नहीं मिल रही होती, उनकी वर्किंग कंडीशंस फिक्स नहीं होती है, वो फिक्स लेबर लॉस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और ये पेरिनियल, हमेशा की समस्या बन गई इंडिया में। क्यों ये एक हमेशा की समस्या बन गई है? ठीक है, कैसे ये हमेशा की समस्या बन गई है, यू हैव टू एक्सप्लेन। किस तरह से बन गई है बच्चे? चलो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये इंडियन इकोनॉमी की एक पेरिनियल प्रॉब्लम है कैजुअलाइजेशन। जो स्किल सेट है लेबर्स का वो काफी कम है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ कैजुअल, टेम्परेरी और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट विद इन एन इकोनॉमी। कैजुअलाइजेशन क्या होता है हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंडिया में कैजुअलाइजेशन क्यों इंक्रीज हो गया है, क्यों एक पेरिनियल प्रॉब्लम बन गई है? Indian workforce has become a persistent issue due to factors such as globalization, technological changes, flexible labor policies. ठीक है, increasing demand for temporary and informal employment led to rise in precarious jobs with limited social benefits. How it has become? क्या हो गया है? Globalization हो गया है। Okay, then you have technological changes, flexible labor law policies आ गई हैं। इन्हीं सब कारणों से this trend perpetuates a cycle of vulnerability, contributing to income inequality and hindering workers' rights. Ultimately हमने इस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर कर लिया है कि कैजुअलाइजेशन कैसे इंक्रीज हो गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एड्रेसिंग दिस इशू रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर मोर स्टेबल एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम, कैजुअलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। हमने कंक्लूजन में क्या, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर दी है। कंक्लूजन में हमने एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात कर दी है, आपके आंसर का वेटेज बहुत बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ में? तो आप क्या बोल रहे हो, इस इशू को एड्रेस करना जरूरी है। हमने बता दिया कैजुअलाइजेशन क्या है, इंडिया में क्यों कैजुअलाइजेशन बढ़ गया है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कंप्लीट होलिस्टिक आंसर। समझ आ रहा है बच्चे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Agriculture sector appears to be adversely affected by economic reform policy. Explain the given statement. आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। And state the failures of economic reform. टेक्निकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब हम सबसे पहले एग्रीकल्चर पे कैसे नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया मार्क्ड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन has adversely impacted the agriculture sector. We have accepted कि ठीक है रिफॉर्म्स क्या थे, एलपीजी रिफॉर्म से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे एग्रीकल्चर जो है एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। कैसे इफेक्ट हुआ है? सब्सिडीज रिमूवल हो गई है, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस बढ़ गया है, फार्मर ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, ग्लोबल प्राइसेस जो फ्लक्चुएट होते हैं और इंक्रीज कंपटीशन हो गया है ग्लोबल कमोडिटीज से। ठीक है, उससे एग्रीकल्चर इनकम अफेक्ट हुई है। उसके साथ साथ क्या हुआ है, रिसोर्सेज जो शिफ्ट हुए हैं वो अदर सेक्टर्स की तरफ। जो हमारा पूरा फोकस होता था रिसोर्सेज का एग्रीकल्चर में होने वाला, वो कहाँ पे अदर सेक्टर्स में शिफ्ट हो गए हैं, और विच हैज रिजल्टेड इन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फॉर फार्मर्स। फार्मर्स पे ध्यान कम हो गया है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ एलपीजी जो माइग्रेशन है लोगों का, फार्मर्स का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है टुवर्ड्स अर्बन सेंटर्स जिस कारण से क्या हो गया है कि आपके पास में लेबर फोर्स भी
कम है। कहाँ कम लेबर फोर्स है आपके पास? आपके पास जो लेबर फोर्स है वो बहुत कम हो गई है। इन विच सेक्टर? इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, दीज चैलेंजेस हाईलाइट द नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंश्योर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। बच्चे क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो कंक्लूजन हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन दे सकते हैं, और ये हमारा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन था। आ गई बात समझ में? जो अगला क्वेश्चन था, व्हाट वर द नेगेटिव इम्पैक्ट फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म कहाँ कहाँ फेल हुआ है, इसका एक एक्सप्लिसिट पार्ट क्या होगा कि सक्सेस क्या क्या है। हम कंक्लूड करने से पहले लिख सकते हैं, दो देयर आर फेलियर्स इन दिस एरियाज बट इट हैज सक्सीडेड इन दिस पार्ट। क्या हो गया? हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया है। सक्सेस की बात कर रही हूं मैं, कंक्लूजन के पहले लिखेंगे सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हो गए हैं, our standard of living has improved, the choices for consumers has improved। इसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स। और what are the criticism है, जो failures है, unequal distribution of benefit, neglect of agriculture, privatization of some sector has resulted in job losses and social inequality, inadequate social safety left vulnerable population unprotected, financial sector reforms led to concerns of increased inequality and financial instability। ये सारे जो है हमारे इश्यूज है, ये जो है क्रिटिसिज्म है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। ये सारे पॉइंट्स को एड्रेस करने के बाद में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी एड्रेस करने हैं। इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है इकोनॉमिक रिफॉर्म से, बिल्कुल हुई है। प्राइवेटाइजेशन से कई सारा जॉब लॉसेस हुए हैं, कई सारे लोग वल्नरेबल हो गए। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? फोकस वेलफेयर पे नहीं, प्रॉफिट मेकिंग पे होता है। एग्रीकल्चर को आपने उस पर फोकस कम कर दिया है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी इन द क्रिटिसिज्म या फिर फेलियर्स में। आ गई बात समझ में? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल डाइवर्सिफिकेशन। अब रूरल डाइवर्सिफिकेशन, रूरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रूरल पॉपुलेशन मेनली जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, बट एग्रीकल्चर का एक मेन प्रॉब्लम है कि लैंड जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब अगर रूरल पॉपुलेशन जो अनस्किल्ड लोग हैं, रूरल लेबर्स हैं, उनको आपको ज्यादा इनकम प्रोवाइड करानी है तो क्या करना पड़ेगा? रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? रूरल डाइवर्सिफिकेशन होगा। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जैसे आप उन्हें डेयरी में एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ये बात हो गई कि रूरल डाइवर्सिफिकेशन कैसे प्रमोट होगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट से, और इसे ही हमें एक्सप्लेन करना है। एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप ली है उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग रूरल डाइवर्सिफिकेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम आउटसाइड एग्रीकल्चर, है ना। दीज एक्टिविटीज इनकम्पास रेंज ऑफ सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, एग्रो प्रोसेसिंग में। अब क्यों जरूरी है? ठीक है, एग्रीकल्चर फेसेस अनसर्टेनिटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर किसी साल सूखा पड़ गया, बारिश कम हो गई, अनस्टेबल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती रहेगी कि नहीं? contribute to economic diversification, enhancing rural income and reducing poverty. Non-farm employment also helps in optimal utilization of available skills and resources. Additionally, it facilitates the integration of rural economies into broader economic landscape, fostering sustainable development and improving overall standard of living of rural communities. ठीक है, फाइनली हमको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हमने 4 मार्क वाला 4 पॉइंट में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से डिटेल में आंसर लिखना है, और इसका जो कंक्लूजन है वो आप खुद बनाने वाले हैं। ठीक है, यू हैव टू मेक अ कंक्लूजन फॉर दिस। आई हैव प्रोवाइडेड यू अ लॉट ऑफ सैंपल आंसर। अपना खुद का कंक्लूजन बनाएंगे इस आंसर के लिए। बेसिक आइडिया लग गया है कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चे? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ली है। वेरियस स्टेप्स क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसीज एस्टैब्लिश किए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सेल को। ओके, रूरल हार्ट्स मंडीज को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज,
ताकि मार्केट तक एक्सेसिबिलिटी हो। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम को भी डेवलप किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ताकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की हो सके। इसमें अगर डायरेक्टली कोई चीजें आपकी बुक में नहीं है, आपको करंट अफेयर से कोई अपडेट्स मालूम है, आप आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। आ रही है बात समझ में? डोंट फ्रेट, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड रिलेटेड कोई अपडेट्स हैं, उनको आप आंसर में इंक्लूड कर दो, कोई भी इशू नहीं होगा। आ गई है बात समझ में? These measures aim to enhance market efficiency, reduce intermediaries, and ensure fair price to farmers, contributing to overall development of rural market. ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आ रहा है बेटे समझ में किस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना बेटर होता है? बिल्कुल आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन यही चीज अगर एक पैराग्राफ में कंप्रेस्ड होती तो अभी आपको पढ़ने में समझने में कितनी दिक्कत हो जाती। अब सोचो जब कोई इवेल्युएटर आपकी कॉपी पढ़ेगा, आपको उससे चाहिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। आपको क्या करना है? आपको इस तरह से लिखना है कि सामने वाले के लिए समझना, रीड करना आसान हो जाए। जस्ट दैट, और कोई बात नहीं है। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सिंपल सा डेटा एनालिसिस करने को बोल रहा है ये क्वेश्चन। बेटा एक से टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अब वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो ये एक क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है इंडिया का, चाइना का, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की, चाइना की, और जेंडर रेशियो दिया हुआ है इंडिया का और चाइना का। ओके सॉरी, मे बी द डेटा इंडिया का है 941 एंड चाइना का है 929. ओके, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक हियर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कंपेयर एंड एनालाइज। डेटा हमें क्या शो कर रहा है? इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज्यादा है। चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, और अल्टीमेटली आज की तारीख में इंडिया है सरपास चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वहीं अगर हम जेंडर रेशियो की बात करें, द जेंडर रेशियो इन बोथ द कंट्रीज इज नॉट वेरी गुड, और चाइना का तो इंडिया से भी खराब है, क्योंकि देयर वाज अगेन वन चाइल्ड पॉलिसी। पीपल प्रेफर्ड मोर मोर चाइल्ड, मेल चाइल्ड, सन मेटा प्रेफरेंस। ठीक है, सन मेटा प्रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड वाज देयर इन बोथ द सोसाइटीज, इंडिया एज वेल एज चाइना। चाइना में कंडीशन वर्स है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। इफ दे आर गोइंग टू हैव जस्ट वन चाइल्ड, दे थॉट कि भाई मेल चाइल्ड ही होना चाहिए। आ गई बात समझ में? इससे ही एनालिसिस को जो हमें विजिबल हो गया है डेटा में, वो हमें एक्सप्लेन करके बताना है। वी हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। गिवन डेटा इन द टेबल इंडिकेट्स दैट China was successful in arresting population growth rate with implementation of stringent measures like the introduction of one-child norm. Due to this step, China was able to check its population growth rate at 0.5. On the other hand, India stood almost double of China with its population growth rate of 1.2% per annum. Gender ratio is low and biased in both the countries due to preference for male child. This indicates that the social dynamics of the both countries are similar to each other. हम इसको अपने लेवल पे और डिटेल एनालिसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक रफ फ्रेमवर्क है कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। 6 मार्कर क्वेश्चन है बच्चे ये। आ गई बात समझ में? 6 मार्कर है, 3 पार्ट्स हैं। इन्हें प्रॉपर हर एक पार्ट को हम एड्रेस करने वाले हैं, और में 2 क्वेश्चन हैं, इधर दीज 3 और दीज 2, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की बहुत प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। क्यों? व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस ग्रोथ? रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ओनली, कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। Why have self-help groups been established? डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आंसर्स करने हैं। 3 पार्ट्स में है, प्रॉपर हर पार्ट को आंसर कर दो। हम मान के चलें कि 2 मार्क्स वो ईच पार्ट हो सकता है। एक एक पेज का आंसर हम तीनों के लिए लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे 3 मार्क का कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये हो जाएंगी 1.5 1.5 मार्क्स की, है ना। अपने हिसाब से एस्टिमेशन यू विल हैव टू जज कि भाई ये कितने मार्क्स का आंसर लिखा जा सकता है। Unemployment in India is a chronic problem due to various factors. Rapid population growth, outspaced job creation exacerbating the problem. Structural issues है, mismanagement between skills and available job. Persistent unemployment हो जाता है. Informal sector dominates, providing insecurity and low paying job. Limited industrial growth and agricultural distress. Further unemployment increase हो जाता है. अब unemployment एक problem है. कंक्लूजन कैसा होगा? सोल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज एड्रेसिंग दिस स्ट्रक्चरल इश्यूज, promoting skill development, producing, fostering a conducive business environment are crucial to alleviate the chronic unemployment challenge in India. हमने solution oriented एक कंक्लूजन लिखा है। इस तरह से बच्चे आंसर लिखने होते हैं प्रॉपर। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ बहुत सिंपल है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट एट द सेम पेस आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसे ही आपको आंसर में समझा देना है। इट refers to a situation when an economy experiences economic growth typically measured by GDP expansion without a proportionate increase in employment opportunities. Despite overall economic advancement, there is insufficient job creation leading to high levels of unemployment और underemployment। बहुत बेसिक सी चीज, आपको सीधा क्वेश्चन था, आपने सीधा आंसर दे दिया। थर्ड पार्ट, what why have self help groups been established? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों एस्टैब्लिश किए हैं? टू एम्पावर इंडिविजुअल्स स्पेशली विमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन फोकस कौन होता है? विमेन। ओके, रूरल एरियाज में। एम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, build collective strength, provide access to credit and other financial services, fostering economic self sufficiency and community development। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी टैकल कर सकते थे। आप एसएचजी की डेफिनेशन दे दो। एसएचजी क्या होते हैं? व्हेन पीपल कम टुगेदर कलेक्टिवली टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर वेलफेयर, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एस्टैब्लिश करने का, उसे आप पॉइंट्स में भी आंसर कर सकते हो। दैट इज ऑल अप टू यू, सब आपके ऊपर। आ रही है बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेंगे। Enlist some problems faced by farmers during initial years of organic farming। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं ये आपको बताना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सबसे पहले तो लोग उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिख दो बेटा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। आप आंसर लिखते वक्त 6 मार्कर है, डिटेल आंसर्स है। इंट्रोडक्शन में यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, in the body part, you have to mention what were the challenges. Transitioning from conventional to organic methods led to lower yields. Initially, जब आप transition करते हो to which type of agriculture? To the type of organic farming, yields थोड़ी सी lower होती है। ठीक है, अब yields lower होंगी तो economic uncertainty आ जाएगी। Lack of awareness and understanding about organic practices also pose difficulties। ठीक है, आपको अवेयरनेस भी नहीं थी पूरी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, मार्केट एक्सेस एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, वो भी एक परेशानी है। पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट विदाउट यूज ऑफ केमिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड न्यू स्किल्स। अब आपको इन सब चीजों में दीज वर द प्रॉब्लम्स। ओवर टाइम एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम has helped in increasing the sustainability and acceptance of organic farming practices। बेसिकली हमें इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। आगे बात समझ में? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स थे। नए लोग थे, नए नए जब शुरू हुआ था तो वो थोड़ा सा यील्ड कम हो गई थी, अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद में अवेयरनेस भी कम थी। पेस्ट कंट्रोल करना और वीड्स को कंट्रोल करना विदाउट केमिकल्स, दैट वाज अ हार्ड जॉब। ओके, ऑर्गेनिक इनपुट्स कम होते थे। बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं, ओके, इलाबोरेट करके लिखने हैं। ओके, और इसे हम इतना शॉर्ट में क्यों लिखना है? क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों को इक्वल इक्वल वेटेज पे एड्रेस करेंगे। Human capital formation gives birth to innovation, invention, and technological improvement. Do you agree with the given statement? Support your argument with valid arguments। अब आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर दी है। डू यू अग्री? यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट। इस तरह से हमने एड्रेस कर दिया है।
आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. हमने इस बात को एड्रेस कर दिया है. यस. देन एजुकेटेड और स्किल्ड लोग क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. ओके, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होंगे, साइंटिफिकली नेशन डेवलप कर पाएगा, इकोनॉमिकली नेशन डेवलप कर पाएगा, सोशली नेशन डेवलप कर पाएगा. इस तरह से आप सब पॉइंट्स बना सकते हो. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या हो सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है, ओके, इकोनॉमिक एडवांसमेंट कैसे हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो इस आंसर में. Educated and skilled individuals contribute to research and development, leading to technological advancement. Well-trained workforce enhance productivity, adopts new technology. Healthy population is more likely to engage in creative endeavors. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल हर टर्म्स में किस तरह से बेनिफिशियल होने वाला है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक ब्रीफ एग्जाम्पल आपको मिल रहा है इस आंसर में. आपको क्या करना है अल्टीमेटली, अपने अकॉर्डिंग जो मैं समझा रही हूँ आप ऐसे और डिटेल में पॉइंट्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेनिफिट करने वाला है. ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल सर्व्स एज द फाउंडेशन डायनामिक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी थ्रू द कंटिन्यूस जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन जरूर लिखना है बेटा. स्ट्रक्चर, फॉलोइंग द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रहेगी ये चीज. कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. ठीक है. Here, read the following text carefully and answer the given questions on basis of the same and common understanding. तो यहाँ से आपको एक पैसेज दिया हुआ है जो आपको पूरा रीड करना होता है और उसके बेसिस पर आपको what are special economic zones, name any two cities which special economic zones were started in China, and when were economic reforms initiated in China, what autonomy given to local government for मोटिवेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन चाइना अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. चाइना वाला केस स्टडी दी हुई है आपको अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कौन कौन सी सिटीज में हुआ था ये आपको दिया हुआ है और इसी पैसेज के बेसिस पर आपको आंसर करना है. ठीक है. सिटीज का नाम जैसे यहाँ पे मिल गया है. अब आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पैसेज में. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पैसेज से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आंसर नहीं लिखना है. द पैसेज इज जस्ट फॉर रेफरेंस, कि आपको एक हिंट मिल जाए आंसर लिखने के लिए. जो आपका आंसर है आपके एनालिसिस के बेसिस पर ही बना होना चाहिए. सबसे पहला पार्ट हम एड्रेस करेंगे एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं. डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया विद इन अ कंट्री दैट ऑफर स्पेशल इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है. बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है. अब मैंने बोला था ना पैसेज में लिख दोगे तो कितना मेसी लगेगा. यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है. आपको खुद को रीड करने में दिक्कत हो रही होगी. दिस इज जस्ट आई वांटेड टू शो कि कैसा हो जाता है वो. इसलिए बेटा कोशिश करेंगे कि प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स में या न्यूमेरिक पॉइंट्स में लिख दें. हालांकि ये पैसेज से भी मैंने आपको बता दे रही हूँ कि क्या पार्ट. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट. देन these zones aim to boost economic growth by providing a favorable environment for business operations. They facilitate export-oriented production, designed to promote trade, employment and technology. अब उनका रोल क्या होता है? सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना है, कंपेटिटिवनेस इनहांस करनी है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है. पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये कब स्टार्ट हुआ था चाइना में? अराउंड 1980s. ओके. चाइना में दो मेजर सिटीज थी, शेंजन एंड जुहाई. तो दीज रोल्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना. क्वेश्चन में दो पार्ट थे सेम क्वेश्चन में और उन दोनों पार्ट्स को हमने एड्रेस किया है. ठीक है. अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है पैसेज में, दोनों पार्ट्स को एड्रेस कर दिया. यहाँ व्हेन वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन चाइना, पार्ट 1. Okay, what autonomy was given to local government for motivating foreign investors in China under special economic zone? तो special economic zones economic reforms कब initiate हुए थे चाइना में? 1978 में under the leadership of Deng Xiaoping. ठीक है. ये मेंशन कर देना है. Special economic zones established हुए थे 1980s में as a part of these reforms.
लोकल गवर्नमेंट को क्या स्पेशल पावर्स मिली थी? दे वर अलाउड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन, ओके, ऑफर इंसेंटिव एंड क्रिएट बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल. This decentralization of authority empowered local government to experiment with economic policy regulation, fostering rapid economic growth, development, technological advancement, and foreign direct investment in designated zone. Okay, success of SEZ played a pivotal role in China's overall transformation. आपको एक ब्रीफ, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है. पहले आपने बताया कि भाई SEZs क्या होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और जो क्या होता है वो कैसे सिग्निफिकेंट है. चाइना में कौन सी मेजर दो सिटीज थी, चाइना में कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए, और उसके अंडर लोकल गवर्नमेंट्स को SEZs के लिए क्या पावर दी थी. सब कुछ यहाँ पे आपको कंटेंट पूरा मिल जा रहा है, आपको समझ में आ गया है बाबू कॉन्सेप्ट. ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आंसर्स कैसे लिखना है बेटा. इस पूरी लंबी वीडियो में हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और ऐसे ही आगे और वीडियोस आते रहेंगे. इसके साथ साथ आप, मेरा काम यहाँ पर पूरा हो जा रहा है. मैंने पूरा पेपर पूरी डेडिकेशन के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की, एक एक बारीक चीज को समझाने की, एक एक आंसर को पढ़ के बताना कैसे लिखना है, सब कुछ आपके लिए कर दिया है. अब काम बेटा आपका शुरू हो जाता है. आपको ये चीजों को समझना है. एक नोट तो आपने अभी तक बना ही लिया होगा कि हाँ क्या क्या मेजर चीजें हैं, एग्जाम लिखते वक्त क्या करना होता है. इसी के बेसिस पर आप अपने प्रैक्टिस पेपर्स को, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, इन सारे पॉइंटर्स को याद रखेंगे, ताकि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आ पाए. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. और ये तो हुआ इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर. सुपर ग्रेड्स जो है वो आपके लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल अवेलेबल करवाता है, जिसपे आपको सारे रिसोर्सेज और कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, CUET प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के रिसोर्सेज और एक्सपर्ट इनपुट्स, एक्सपर्ट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का मौका मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे CUET बाय सुपर ग्रेड्स, जहाँ पे आपको डेली MCQs, यूट्यूब वीडियो अपडेट्स, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, कॉमर्स सब्जेक्ट, सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा. So go and join the Telegram channel if you have not joined it yet, and also you can get the benefits of Board Plus CUET courses. Okay, Board Plus CUET courses ले सकते हैं आप सुपर ग्रेड्स के, जिसके बेनिफिट्स आप देख पा रहे हैं कई सारे हैं, जहां से आपकी बोर्ड्स की CUET की प्रिपरेशन बहुत रॉक सॉलिड और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. चलिए, यहाँ तक मेरा वीडियो कंप्लीट होता है. हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं, अब बात है चीजों को इम्प्लीमेंट करने की सुपर ग्रेड्स के ही साथ में. चलिए, तो हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.